अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत करीब महा टीटी के एग्ज़ाम से अभी तो क्वेश्चन पेपर भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी और पूरा रिवीजन भी हम जल्दी करने वाले हैं। जल्दी आपको पूरा रिवीजन का शेड्यूल मिलेगा यूट्यूब पे लाइव आकर, वो सारी चीज़ें कराने वाले हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर मैंने कुछ किए थे, बीच में गैप आ गया था, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको और डेली मैं अब रहूँगा यूट्यूब पे। क्लासेस में इतना बिजी हो गए थे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, अभी रहेंगे। तो ये 20 का पेपर, फर्स्ट का एक पेपर है, डिस्कस करते हैं। हुआ तो पेन डायरी लेके बैठना साथ में, या नोट्स या फिर इंग्लिश के जो भी नोट्स आप पढ़े हो लेके बैठना। जो भी यहाँ बताऊंगा मैं वो आप टिक मार्क या फिर राइट डाउन कर सकते, लिख के ले सकते। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, 31 नंबर का क्वेश्चन है। ये 2020 का क्वेश्चन है, पेपर फर्स्ट का, P1 का पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, देखते हैं। तो पहला है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव मेक सेंटेंस लॉजिकल सेंस। तो मतलब आपको ये ब्लैंक या खाली जगह फिल करनी है। तो लिखे ले, प्रनेश टोल्ड हर दैट डैश हर वेरी वेल। तो यहाँ पर है ना बच्चों, देखेंगे तो यहाँ पे ये V2 यूज किया है इसने, टोल्ड V2 आया। तो इससे ये क्लियर है कि आने वाला जो सेंटेंस रहेगा दैट के बाद में जो सेंटेंस रहेगा वो पास्ट टेंस में ही आना चाहिए, बहुत क्लियर है। तो अंडरस्टैंड नहीं आता, इसको बोलते V1 बोलते। V1 सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कट हो गया। और कभी भी किसी के साथ ING लगाना तो यहाँ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता, तो इसलिए यहाँ पर ये भी कट गया। और एक बात याद रखो, आर्टिकल है ना नाउन से पहले आते हैं, वो वर्ब से पहले कभी नहीं आते, इसलिए ये एन भी गलत हो गया यहाँ पे। तो ये दो वैसे ही कट हो गए। अब यहाँ पर है ना ये V2 है और ये कंटिन्यू टेंस है, पास्ट टेंस। तो दोनों में से क्या आएगा इसका आंसर? तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें मतलब ये क्या है, नो मतलब अंडरस्टैंड करना है किसी को, है ना। तो अंडरस्टैंड करना है, मतलब ये पास्ट में बोल रहा है। ये जो प्रणेश है ना, ये पास्ट टेंस में ना, जिसको हम लोग माजी बोलते हैं, तो ये माजी में बोल रहा, मतलब जो बीत चुका दौर उसमें बोल रहा हूँ, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में अगर किसी को जानना है तो एक तो जानते रहेंगे, कंटिन्यू में बताएंगे, या फिर जान चुके होंगे ऐसा बोलना पड़ेगा। पास्ट टेंस का जो घटना है उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो पास्ट में अगर आप किसी को जान चुके होंगे, मतलब पूरी तरह से जान चुके होंगे या जान रहे होंगे, ऐसे ही बोल सकते हैं आप उसको। आप सिंपल टेंस में नहीं बोल सकते कि जानते थे, ऐसा नहीं बोलेंगे, जान चुके थे, क्योंकि वेरी वेल लिखा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर जान रहे थे, ये वाला सही कंस्ट्रक्शन है यहाँ। ये वाला गलत है जगह। ये गलत इसलिए हो गया यहाँ पर, V2 इसलिए गलत है बच्चों, क्योंकि ये पास्ट में आप उसको जान रहे थे। तो आप पास्ट में किसी को सिंपल टेंस में नहीं बोल सकते जानने के सेंस में, तो वो आपको एक तो कंटिन्यू में या परफेक्ट टेंस में ही बोलना पड़ेगा। वो हिसाब से ये वाला सही है और ये वाला गलत हो गया। इसको डिटेल में एग्जांपल लेके समझाया जा सकता कि क्यों इसका आंसर है। तो मैं अभी रुक रहा हूँ यहाँ पे, रिविजन में आएंगे ना तो मैं समझाऊंगा आपको टेंस में कि कैसे कुछ कुछ जगह पर कैसे सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इन द अकॉर्डेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ टेंस। तो करेक्ट टेंस के यूज में यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस देखना है कि कौन सा करेक्ट है। 4 सेंटेंस दिए, करेक्ट वाला सुटेबल देखना है हमको, मोस्ट अल्टरनेटिव। तो ये बच्चों ये यहाँ पर ना यट वाला एग्जाम्पल है, हर जगह यट देखेंगे। तो ये एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यट के एग्जाम्पल रहते ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आते ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता परफेक्ट। और ये हमेशा नेगेटिव, मतलब हमेशा नॉट के साथ यूज होता, नेगेटिव सेंस में यूज होता। ये इसका फिक्स है यट का ये फिक्स कंस्ट्रक्शन है इसका। तो यहाँ पर बच्चों हमको परफेक्ट टेंस देखना है और वो भी नेगेटिव देखना है। तो यहाँ पर डिड नॉट आ गया, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस आ गया। हैज कुक, पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए ये भी गलत हो गया। और संजना हैज नॉट कुक, ये बराबर है, यहाँ पे नेगेटिव भी है और परफेक्ट टेंस भी है ना, प्रेजेंट परफेक्ट भी है। तो ये वाला स्टेटमेंट बराबर है, ये सही है। अब यहाँ वाला, ये वाला सही हो गया हमारा। संजना हैज नॉट बीन कुक हर ब्रेकफास्ट येट। देखो ये पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है, आपको ये परफेक्ट टेंस दिखा रहा होगा, बराबर है, पर ये ना पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है ना। और ये संजना यहाँ एक्टिव वॉइस, मतलब एक्टिव सब्जेक्ट है, तो ये पूरा सेंटेंस अपने आप में गलत है। मतलब ये पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन रहता तो यहाँ एक्टिव सब्जेक्ट नहीं आता कभी कभी, और यहाँ एक्टिव सब्जेक्ट लिया इसने, इसलिए गलत हो गया। इसलिए ये सेंटेंस इसका आंसर किया सही। फरहान आवाज आ रही इधर? फरहान आवाज आ रही ना इधर? आवाज इधर तक आ रही? इतनी जोर से वीडियो प्ले कर रहा, इधर आवाज आ रही ना? हाँ चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज मोस्ट करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस।
ये सेंटेंस पूरा करने के लिए यहाँ आपको अल्टरनेटिव चूज करने हैं। तो यहाँ लिख ले, फॉर द मॉडर्न मैन देर आर नंबर ऑफ डिसीज टू, यहाँ पर टू सफर फ्रॉम आएगा, ये वाला आंसर आएगा। ये फ्रेजेस ही ऐसे यूज होता है, टू सफर फ्रॉम आएगा यहाँ पे, मतलब ये कंस्ट्रक्शन फ्रेजेस है इसलिए ऐसे यूज होता है, इसलिए इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। यहाँ पर भी आपको जगह खाली जगह भरनी है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा आई हैव नॉट रिटर्न टू हर, शी लेफ्ट फॉर अमेरिका। देखो यहाँ पर ना एक चीज याद रखो कि यहाँ पर ना एक पॉइंट है, वहां वो पॉइंट के पास से इसने लिखना बंद कर दिया था। आई हैव नॉट रिटर्न टू हर, उसको लिखना बंद कर दिया था। कब से? तो एक इवेंट, एक टाइम आया था तब से। वो टाइम क्या था? शी लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो जब से वो अमेरिका गई थी तब से लेटर लिखना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर जो बताया रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है ना, उसके जो लिखना बंद करने का स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा, और वो सिंस से बताया जाता है ना। सिंस का इस्तेमाल होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, किसी टाइम के सेंस में स्टार्टिंग के लिए बताया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता यहाँ पर। जैसे एक तो पहले सिंस का और फॉर का, ये दो सिंस है और ये फॉर है, ये दोनों ना, एक तो याद रखो आपकी, ये दोनों का इस्तेमाल अगर टाइम के सेंस में ना, अगर टाइम के सेंस में किया जाएगा टाइम के, तो इसका जो टेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता, कोई भी टेंस चलेगा, या फिर परफेक्ट टेंस आता, कोई भी परफेक्ट टेंस में, ये दो ही जगह इसका इस्तेमाल होता है। या फिर मैं आपको यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन एक तो ध्यान लिखना, हैव बीन और वी फोर आएगा जब आपको यहाँ पे सिंस और फोर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, और सिंस का ऐसा। तो पहली चीज़ तो याद रखनी है आपको, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर परफेक्ट टेंस आएगा, हैव आएगा और वी थ्री आएगा। यहाँ पर हैव या फिर हैज आएगा या फिर हैड भी आ सकता, कोई भी परफेक्ट टेंस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहिए यहाँ पर। और फिर वो सेंटेंस में फोर का और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिए। तो वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हल करना आसान होगा। आप समझते फोर में और सिंस में फ़र्क क्या है? देखो सिंस है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए ना, जैसे कि आई हैव बीन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010। तो मैं मतलब 2010 क्या स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे लिए, वहां से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सिंस क्या स्टार्टिंग पॉइंट है। और फोर का इस्तेमाल होता है अरसे के लिए। जैसे मेरे को यही लिखना है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर, मतलब 10 साल से सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फोर का कंप्लीट अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुकम्मल अरसे के लिए फोर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, पूरा कंप्लीट अरसा बताने के लिए। और ये स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंस का। तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने लिखना बंद कर दिया था, तो कब से किया था? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका बंद करने का वो, तो वो सिंस से दर्शाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिंस आएगा, ठीक है। सिंस आएगा, फोर नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन पूछ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पर है ना, डोंट साइड विथ है ना, विथ आएगा। अगर आप मान लेते कि विथ समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, डोंट साइड, दो उन लोगों के साथ खड़े नहीं होना है, साइड नहीं लेना है। अगर नहीं मार रहा तो ये चीज़ बहुत समझ में आती ना। कॉन्ट्ररी मतलब विरोध में, तो कॉन्ट्ररी टू नेशनल इंटरेस्ट, हमारे देश की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में, कॉन्ट्ररी टू नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टू आएगा, टू डायरेक्ट करता, किसी की तरफ डायरेक्शन दिखाता, क्या उस तरफ डायरेक्शन दिखाने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर की तरफ इशारा करने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू तो बहुत क्लियर है कि टू आएगा। अब अगर हम देखेंगे ऑप्शन, तो टू देखो यहाँ पर क्या आएगा, टू, और यहाँ पर विथ आएगा आपका, इसलिए आंसर क्या रहेगा? ये पहला वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, योर स्टेटमेंट दैट। देखो यहाँ पर ना बच्चों एरर का है, आपको पहले एरर पहचानना है यहाँ से कि कहाँ पे एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ लिखे योर स्टेटमेंट है ना, योर स्टेटमेंट दैट यू फाउंड दिस बैग इन द स्ट्रीट विल नॉट बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे फाउंड आना चाहिए था, फाउंड पास कंस्ट्रक्शन आना चाहिए था, तो इसलिए ये इसमें एरर है बी में, इसलिए आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, चूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो हमको चूज करना है बच्चों यहाँ पे। तो पहले लिख ले, द टीम इज कॉन्फिडेंट। देखो यहाँ पर ना चारों सेंटेंस गौर से देखेंगे तो फर्क किसका है? यहाँ पे टू का, ऑफ का और फोर का। तो यही देखना है आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसका टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग मैच, ये वाला कंस्ट्रक्शन इसका सही है,
ठीक है। कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग मतलब उनको कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग था, मतलब जीतने का हिस्सा था। देखो ऑफ का इस्तेमाल है ना, ऑफ का इस्तेमाल है ना किसी चीज़ का हिस्सा है, मतलब एक बड़ी चीज़ है उसका एक कुछ हिस्सा दिखाना है आपको ये वाला, इसके लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, बताता हूँ आपको, एक चेयर है ना, एक चेयर है, तो ये चेयर है तो उसका एक क्या, हम एक पैर की बात करते लेकिन ना, तो लेग ऑफ चेयर, लेग ऑफ चेयर। जैसे ठीक है गांव के लोग हैं तो पीपल ऑफ विलेज, पीपल ऑफ विलेज है ना, वो गांव का हिस्सा है। किसी एक बड़ी चीज़ का हिस्सा दिखाने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता। तो वो हिसाब से ना यहाँ पर है ना, ये जो है द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, है ना, वो कॉन्फिडेंट, उनको मतलब उनकी कॉन्फिडेंट था कि वो जीतेंगे। ठीक है, इसलिए ऑफ का इस्तेमाल सही है यहाँ पे। थोड़ा हजम होने के लिए मुश्किल जाता है बट इसका आंसर यही सही है। डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ना तो फिर 1 घंटा ही लग जाएगा, इसलिए मैं आपको रिवीजन में समझाऊंगा ये सब चीज़ें। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चूज नियरेस्ट, चूज वर्ड नियरेस्ट मीनिंग है ना, मतलब सिनोनिम्स ढूंढना है आपको, एक जैसे मतलब कि वो ढूंढना है। तो यहाँ पहले परसिमोनियस, परसिमोनियस मतलब कंजूस को बोलते हैं, और यहाँ पर मीजरली भी कंजूस को बोलते हैं, तो ये उसका अपोजिट वर्ड है। ठीक है, कुवियल तो आपको मालूम है किसको जालिम को बोलते हैं, और ये हाउटी ये जल्दबाजी करने वाले को बोलते हैं, और ये तो मुझे भी पता नहीं। उसके बाद में अगला है, आपको पूछ रहा हो द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू अपोजिट मीनिंग, मतलब अपोजिट मीनिंग पूछ रहा हूँ ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, जेन्यून, फोनी। इसका अपोजिट रहेगा फोनी, मतलब जो मतलब दिखावा करते हैं ना उसको बोलते हैं फोनी इंसान, फोनी पर्सन। मतलब फोनी मतलब क्या बोलेंगे उसको, बहरूपिया बोलते हैं फोनी, झूठ मूठ की बातों में बनाने वाले को। और उसका अपोजिट क्या रहेगा, जेन्यून ही रहेगा, इसलिए ये आंसर है उसका। 40 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच विद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो कौन सी पेयर करेक्ट नहीं मैच हो रही वो पूछ रहा हूँ, नॉट करेक्ट। नॉट को कभी भी हाईलाइट करके रखना, नॉट करेक्ट मैच वर्ड। तो यहाँ पर जेनोसाइड है ना, तो मर्डर ऑफ रेस है ना, पूरी नस्लों को खत्म कर देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। जैसे अभी हाल ही में जो गाजा में चल रहा है ना, उसको भी जेनोसाइड बोलते हैं। 50,000 लोग मारे गए, तो ये बहुत बड़ी आबादी है, तो इतने लोग मारे जाना मतलब पूरी जीन को खत्म करना, जेनोसाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सोरोरिसाइड मतलब मर्डर ऑफ सिस्टर बराबर है। उसके बाद में मैट्रियोसाइड ये भी बराबर है। उसके बाद में यूरोक्सिसाइड मतलब मर्डर ऑफ वाइफ आता है ना, मर्डर ऑफ वाइफ आता, वाइफ, इसलिए ये वाली गलत है और इसका आंसर भी वही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग वन ऑफ कैट इज किचन, मतलब जो कैट है उसका जो बच्चा रहता है उसको क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं, कैट के बच्चों को किचन बोलते हैं। तो जो फ्रॉग है उसके बच्चे को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं टोडपोल। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, मतलब मैंने डाला भी है, मैं फिर से डालूंगा। बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम की लिंक नहीं मिल रही, तो टेलीग्राम की जो लिंक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो वहाँ से आपको टेलीग्राम पे जाता है, और टेलीग्राम में ना वहाँ पे मीडिया में सर्च करना, वहाँ मिल जाएंगे आपको। मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, बहुत सारे बच्चों की मैसेज आ रहे थे कि वहाँ पे नहीं मिल रहा, तो मैं फिर से डाल दूंगा फिर भी एक बार, तो देख लेना आपने। ठीक है, तो उसमें मैं वो एक पेज डालूंगा, उस पर आपको 1 मार्क्स कंपलसरी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्राई ऑफ डॉग इज बार्क है ना, कुत्ता भुकता तो बार्किंग आवाज आती, और जो ऐप रहते हैं वो कैसा बोलता है, तो जो भी उसकी आवाज़ है। तो ये वो पेज में जो डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे, या जो डाल चुका हूँ, उसमें ये सब है चीज़ें आपको मिल जाएंगी, टेंशन मत लो। सुधीर इज अफ्रेड ऑफ बुक, सुधीर है उसको बुकों का मतलब किताबों का डर लगता है। हिज फैमिली थिंकिंग दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम। देखो आपको ना यहाँ दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ सफरिंग फ्रॉम लिखता, देखो ये सफरिंग फ्रॉम है ना, तो किसी चीज़ से सफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता, तो सफरिंग फ्रॉम आता। पर जब भी डिसीज आएगा, डिसीज, तो डिसीज के बाद में आपको टू सफ़र फ्रॉम आ रहा है, हाँ, जो ऊपर आया था, तो आप वो दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होंगे और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो सफरिंग फ्रॉम आया और वहाँ तो टू सफ़र फ्रॉम आया। तो बच्चों को बीमारियों से लिखना रहे ना, तब टू सफ़र फ्रॉम लिखना पड़ता, और किसी दूसरी चीज़ों से लिखना है, सफ़र कर रहे हैं हम लोग, तो सफरिंग फ्रॉम आता। तो थोड़ा ध्यान रखो इसको, क्योंकि वहाँ डिसीज़ के साथ वो फ्रेजेस जुड़ जाता। डिसीज़ अल्फाज आया तो वैसे ही लिखना पड़ता, वो उसका फ्रेजल वर्ब बोलते हो, फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको ध्यान रखो। तो जो किताबों से जिसको डर लगता है ना, उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया, जिसको किताबों से डर लगता है ना, उसको बिब्लियोफोबिया बोलते हैं। उसके बाद में जिसको मर्दों से डर लगता है उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया। तो ये हमारा आंसर नहीं है, एंड्रोफोबिया इसका मतलब समझा रहा मैं आपको। लोगोफोबिया मतलब अल्फाजों से डर लगता है जिसको, उसको लोगोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड।
लाइफ इज टू डेथ है ना, जिंदगी कब तक है, मरने तक है। तो खुशी कब तक रहेंगी, तो तकलीफ तक, पेन तक रहेंगी। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया। उसके बाद में चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम्स। इसका मतलब देखना है हमको। ग्रीन आई फ्रेंड्स, ग्रीन आई फ्रेंड मतलब जो जलने वाला था ना, इसका मतलब होता जेलियस, जेलस। तो ये वाला इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर का। चूज मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रेज फ्रॉम द सेंटेंस। वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रेक डाउन आएगा ना, शी ब्रेक डाउन आएगा, ये सही है। ब्रेक डाउन, सॉरी ब्रोक डाउन ना। ये जो ये ब्रेकअप है ना, ये जब कोई चीज़ें टूट जाती, जैसे कि रिलेशनशिप टूट जाती तब ब्रेकअप लिखा था। वहाँ पे ब्रोक डाउन का मतलब है कि हार मान लेना। इसका क्या मतलब है, हार मान लेना, हार मान लेना, तोड़ लेना नहीं हो ना, टूट जाना। जैसे रिश्ते टूट जाते हैं या फिर कोई चीज़ टूट जाती तो उसको ब्रोकअप बोलते हैं हम लोग, टूट गई, ब्रेकअप। बट ब्रोक डाउन का मतलब होता है हार मान लेना, सरेंडर कर लेना। जैसे ही उसने एविडेंस देखी कोर्ट में तो रोने लगी, शी इज ब्रोक डाउन मतलब उसने हार मान ली और रोने लगी, ऐसा इसका मतलब है। तो इसलिए ये इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर दैट लेटर अरेंज। देखो ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता, यहाँ पर एक नंबर देता और बोलता कि इसमें से मीनिंगफुल वर्ड तैयार कौन से उससे हो रहा है ना। यहाँ पे पूछा है, देखो मीनिंग वर्ड कैसे तैयार होगा, अरेंज करेंगे तो आपको इसको अरेंज करना रहता ताकि मीनिंगफुल वर्ड हुआ। तो इसमें क्या करना, आमतौर पे अपने 3 नंबर से शुरू करना। 3 नंबर से क्या करना, देखो 3 के ऊपर क्या अल्फाज है तो लिखना है। जैसे ये पहले किसी ने लिख के रखा है यहाँ पे, है ना, तो डायरेक्ट लिखने का। 3 है तो 3 के ऊपर कौन सा है, तो एस है, तो एस लिखने का। फिर 2 के ऊपर क्या है, तो 2 के ऊपर यू है। फिर 4 के ऊपर क्या है, तो जी है। ठीक है, फिर 5 के ऊपर क्या है, तो ए है। और 1 के ऊपर क्या है, तो आर है। तो शुगर तैयार होगा। 3 नंबर से इसलिए शुरू करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चों ये जो अरेंजमेंट एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चे ऐसे अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो वो ज़्यादातर कोशिश करता कि आखिर में आंसर हो, ताकि बच्चों का टाइम जाए। और जो स्मार्ट बच्चे रहेंगे, अगर वो बीच में से शुरू करेंगे तो स्मार्ट रहेंगे, मतलब वो जल्दी अटेंड करेंगे। इसका ये मतलब है कि वो आपकी स्मार्टनेस चेक करने वाला है। तो आपने क्या करने का, इसको 3 के बाद शुरू करना, 3 के बाद शुरू करना, ऐसा करना, मिल जाता आंसर। तो इसलिए यहाँ पर ये शुगर मीनिंगफुल अल्फाज तैयार हो गया आपका, तो इसलिए आंसर ये वाला है। आमतौर पर ऐसे ही करना, 3 का शुरू करना, 4 का। तो 3 और 4 ही आंसर रहता है इसमें ज़्यादातर, कभी कभार एक आधी आता, पर ज़्यादातर 3 और 4 आता। तो याद रखना, इसकी शुरुआत यहाँ से करना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद में आगे बढ़ते थोड़ा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेशन गिवन पैसिवाइज। तो पैसिवाइज करना है बच्चों, यहाँ पे ये जो है ना, इसका पैसिवाइज करना है। तो सेंटेंस क्या दिया, आई नो हर, आई नो हर, है ना। पैसिवाइज में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का V3 करते, क्या करते हैं, मेन वर्ब का V3 करते। तो क्या होगा, नॉन, इधर लेता साइड में। पैसिवाइज में जो भी है आपको क्या करना है, यहाँ से जो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब उसको हर हाल में V3 करना है, V3 करना है। और यहाँ पे आपको टू बी के कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो यहाँ पर ये सिंपल टेंस है। अब सिंपल टेंस में यहाँ पर इसको V3 करेंगे तो क्या होगा, नॉन हो जाएगा, नॉन। ठीक है, नो का नॉन हो जाएगा। और यहाँ पर अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे ना V1 है, V1 है सिंपल। तो यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज या आर या वॉज में से आना है। ठीक है, अब यहाँ पे हर है तो हर का शी होगा, शी सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, तो इज लेना है आपको। और यहाँ पर आपको इसको शी लेने का है, शी इज नोन बाय मी, मी, ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना अपना जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला, ये वाला, शी इज नोन बाय मी बराबर है, और शी इज नोन टू मी ये भी बराबर है, दोनों ही कंस्ट्रक्शन बराबर है। आमतौर पे ना ये वाला ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऐसे भी आते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको बाई यूज़ करना है, बट अलग अलग जगह इस तरह यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर किताबों में फॉलो यही किया जाता है, इस तरह को करेक्ट किया जाता है। बट इसने इसको करेक्ट आंसर दिया था आंसर की में। ठीक है, इसको करेक्ट आंसर मिल गया, जबकि दोनों ही बराबर है, दोनों में कोई गलती नहीं है। कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली दोनों ही बराबर है। ठीक है, और आंसर की में इसको सही देना चाहिए था, उसने उसको गलत देना चाहिए था, बट उसको सही दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको महाटीटी में देखने को मिलेगी, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट चीज़ें देखने को मिलती। यहाँ चूज वन विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू पार्टी। देखो हम लोग क्या करते हैं, 3 चीज़ें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखते हैं। पहला देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनेगा, ठीक है, उसके बाद में कंजक्शन क्या लगेगा, और उसके बाद में टेंस चेंज करने का, है ना। प्रेजेंट टेंस रहा तो उसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है
इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और कौन था, यस और नो टाइप वर्बल क्वेश्चन है। तो इसका ये मतलब है कि रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे क्या आएगा, आस्क आएगा, आस्क, क्योंकि सारे सवाल में आस्क आता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क आता। और यहाँ पे कंजक्शन क्या आता, इफ और वेदर आता, दोनों में से। वेदर कब इस्तेमाल करते हैं, जब चॉइस की बात आती है, जब सिलेक्शन या चॉइस की बात आती है, तब वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर टेंस चेंज करना पड़ेगा ना, ये प्रेजेंट टेंस से इसको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले ले आर यू कमिंग, तो यहाँ आर की जगह आएगा वेर, अगर ये यू सिंगुलर रहा तो वाज हो जाएगा, वाज कमिंग। तो ये यहाँ पे हर को बोल रहा ना, हर को, तो ये शी है मतलब सिंगुलर है, तो मतलब वाज कमिंग आएगा, है ना, वाज कमिंग आएगा वहाँ पे। तो ये तीन चीज़ें चेक करने से हमारा आंसर वैसे ही आता। तो ठीक है, यहाँ पर आस्क है, यहाँ पर आस्क है, यहाँ पे आस्क है, ये निकल गया आपका, खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद में कंजक्शन चेक करते, तो यहाँ पे शी है, यहाँ पर भी शी है, और यहाँ पर भी सॉरी इफ, यहाँ पे वेदर है, यहाँ पे इफ है, और यहाँ पे इफ है। ओके, यहाँ पे दैट भी लिया उसने, तो ये वैसे निकल गया। दैट नहीं आता, एक ही कंजक्शन आता, दो कंजक्शन लिया, ये निकल गया। बचा का 2 और 4, तो जो 2 और 4 में टेंस चेक करेंगे, यहाँ विल यूज कर रहा हो तो वैसे ही गलत हो गया, मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है। 10 सेकंड लगते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 10 सेकंड। आपको इंग्लिश आती नहीं आती फर्क नहीं पड़ता, जब भी आंसर आता। तो इसलिए आंसर क्या है इसका, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, देखो स्पेलिंग मुझे ही नहीं आती बहुत सारे अल्फाजों की, तो इसलिए यहाँ ये बेचारे ने मार्किंग करे हुई है, तो अपन ये मान लेते अभी, या फिर आप क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चूज द मिस्ड, और फिर से मिस स्पेल, चलो ये यहाँ पे ये इसकी कोई तो भी मिस नहीं, ये करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा, तो करेक्ट ये वाली है, और यहाँ पर ये मिस स्पेल वर्ड पूछ रहा हो, तो ये कैरियर बराबर है, ये करियर बराबर है, दोनों बराबर है। ये बराबर है नहीं पता नहीं, और वो भी पता नहीं, बट मार्किंग की है, तो आप कर लो, अभी चेक कर लेना, मेरे को स्पेलिंग याद नहीं रहती। अगला क्वेश्चन, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक है ना, फिर अल्टरनेटिव है ना, ही ब्राउट एन आइसक्रीम आएगा ना, क्योंकि वोवेल साउंड है ना, आइसक्रीम वोवेल साउंड है, इसलिए एन आइसक्रीम आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्योंकि आइसक्रीम उसने कुछ आइसक्रीम लाया, अपन कौन सी आइसक्रीम लाया हमको पता नहीं ना, तो इनडेफिनिट है, कौन सी आइसक्रीम पता नहीं, आइसक्रीम पता है, जनरल सेंस में पता है, स्पेसिफिकली पता नहीं है, तो इसलिए ए या ए नहीं आना है, और यहाँ पर इसका वोवेल साउंड से शुरू रहा तो ए नहीं आना है इसमें हर हाल में। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग पूछ रहा हो, तो क्वेश्चन टैग में क्या पूछ रहा हो, आई शैल फोन यू टुमारो, कल कॉल करूंगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया ना, हेल्पिंग वर्ब दिया है, और शैल दिया, और आई भी दिया, प्रोनाउन भी दिया, तो हमको सिर्फ इसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव करना है तो शाल नॉट आएगा, शाल नॉट आए। तो यहाँ पे एब्रीवेशन पूछ रहा हूँ, शाल नॉट का एब्रीवेशन, तो शाल नॉट का एब्रीवेशन है ना, एग्जैक्टली एब्रीवेशन ऐसा आता, शान एपोस्ट्रोफी टी ऐसा आता एब्रीवेशन, ये करेक्ट एब्रीवेशन है, चारों ऑप्शन में नहीं दिया, बट ये थोड़ा करीब वाला है, इसलिए इसको मैं कर देता अभी। ठीक है, आप याद रखना, शांट ऐसा लिखते हैं, शाल नॉट का एब्रीवेशन ऐसा आता, शाल नॉट का, या विल नॉट का भी वैसे ही आता, थोड़ा सा ध्यान रखना इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, नेम अंडरलाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज का बताना है आपको कौन सा है। तो ये यहाँ पर ना बच्चों क्लॉज है ना, ये व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट ना, ये जो अल्फा ये क्लॉज है ना, ये सब्जेक्ट की जगह लिया है इसने। ठीक है, सब्जेक्ट की, जैसे लिखे ही, मैं अगर मैं यहाँ लिखूंगा ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट ऐसा स्टेटमेंट है यहाँ पे, बट उसने क्या किया, ये आई की जगह पर है ना, ये सॉरी ही की जगह पर है ना, पूरा क्लॉज डाला इतना, ये पूरा क्लॉज डाल दिया ही की जगह पे, मतलब उसने सब्जेक्ट की जगह लिया। और याद रखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन रहते, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहते, नाउन रहते, तो वो हिसाब से ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, इसका आंसर ये वाला है, एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक, पूरे फिल इन द ब्लैंक पे ही 10 क्वेश्चन दिख रहे इसमें। प्लेयर रिमोन्स्ट्रेट मतलब विरोध करना, प्रतिकार करना, अपोज में जाना। विथ अंपायर है ना, तो विथ अंपायर आएगा, अंपायर के साथ विरोध करने लगे, अगेंस्ट हिज पार्शियलिटी, तो अगेंस्ट आएगा, इसलिए आंसर है इसका। ठीक है, तो बाद में पैसेज है, पैसेज का एक दिन बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी के लिए उतना ही बताने वाला हूँ मैं आपको सबको। तो ये पेपर हो गया हमारा, देखो मेरे कुछ पेपर किए हैं, मैं सारे सालों के पेपर आपको करके देने वाला हूँ, पेपर सेकंड के और पेपर फर्स्ट के, दोनों की डिटेल में सॉल्व करा के डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, तो परेशान मत होइए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, रुकते हैं, आप शेयर कीजिए इसको। और ख़ास बात की, जल्दी पूरा शेड्यूल आने वाला है रिवीजन का यूट्यूब पे, तो हम सब काफ़ी सारा आपका कवर कराने वाले हैं, और पेपर भी सॉल्व कराने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं, हुआ तो मंडे या ट्यूसडे से।
तब तक वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए नए होंगे तो। मिलते हैं फिर कल, डेली यूट्यूब पे आपको लेक्चर मिलेंगे यहाँ से, तो हम लोग कल मिलते हैं। तब तक इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।